डुमरी में सुखलाल महतो ने भी वीडियो से प्रताड़ित होकर आत्मदाह कर लिया। तो खुद क्यों जान दे रहे यार, उठा के पटक क्यों ना, अधिकारियों को पटक के मार दो ना, जेल जाओगे 4 साल 5 साल 10 साल बाद जेल से बाहर आओगे, ज़िंदगी तो रहेगा। तुम दूसरों के लिए अपनी लाइफ मत खराब करो, जो लोग तुम्हारी लाइफ खराब कर रहे हैं उनसे अब हिसाब करो यार। बहुत ने देश में अपने राज्य में जितना विस्थापितों ने सहा है, हमें लगता है कि और शायद कोई इतना हिम्मत कर पाएगा सहने का। यही अगर माफिया लोग होते, गुंडा लोग होते तो पटक के मार देते। और हम तो बार बार जादूदा ने जो कृत्य किया, मैं बिल्कुल खेद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मैंने क्यों ऐसा निर्णय लिया, क्यों ऐसा सोचा। उनको अगर कुछ करना ही था तो प्रबंधन के लोगों के साथ मैंने उनको हिसाब किताब करना था। जाते जेल जाते 6 साल 7 साल बाद जब बाहर आते तो कोयला जगत के बहुत बड़े रंगबाज तो कहलाते हैं। पाथरडीह कोलवासरी में हुए घटना के बाद जिससे पूरा झारखंड सहम गया और एक व्यक्ति है जादू महतो जिनको न्याय नहीं मिला और न्याय के अभाव में उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। तब से लेकर के आज तक जेल कैंप के सभी जो लोग हैं, जेल कैंप परिवार है, वो धरने पर बैठा हुआ है और न्याय की बात कर रहा है। स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो भी आए हुए हैं। दादा, क्या न्याय मिलना अब जो है इतना मुश्किल हो गया कि लोगों को 3 दिन तक मरने के बाद भी? जी बिल्कुल, ये इस राज्य का बड़ा दुर्भाग्य है। जहाँ जहाँ विस्थापितों का मामला सामने आया है, मैंने देखा है, बड़ा दुख लगता है कि मरने के बाद भी, अपनी ज़मीन देने के बाद भी लोगों को न्याय से वंचित होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम पर, इस व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर हमारे देश को, हमारे राज्य को क्यों निर्माण कराया गया, क्यों इसे बनाया गया। इस दिन के लिए तो नहीं बनाया गया था कि एक आम व्यक्ति को मरने के बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़े। अरे जीते जी तो आदमी संघर्ष करता ही है, जब तक वो जिंदा है तब तक संघर्ष करता है, लेकिन मरने के बाद भी अगर उसका मृत शरीर अगर संघर्ष करेगा, उसका मृत शरीर अगर धरने पर बैठेगा, धरने पर आंदोलन में शरीक होगा, तो ये मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बहुत दुख की बात है और बहुत ही खेदजनक है। जिसके ज़मीन पर जो कंपनियां बसी हुई है रैयत के, उसी को अधिकार नहीं मिलता है झारखंड में। ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है, जिसे मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ जिनकी ज़मीनें गई है योजनाओं में, परियोजनाओं में, उनको बड़ा मुश्किल से कुछ मिला है। नहीं तो जिन लोगों का कुछ नहीं, उन्होंने बाहुबल के दम पर, जनबल के दम पर, धनबल के दम पर एक साम्राज्य स्थापित कर लिया है। और जिनकी ज़मीनों पर कल कारखाने, जिनकी ज़मीनों पर खनिज संपदा, आज वे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धीरे धीरे पलायन हो रहे हैं और आज वो प्रवास की पीड़ा का भी सामना कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कटु सच्चाई हमारे राज्य की, जिस पर राज्य सरकार को कहीं ना कहीं बैठकर इन चीज़ों पर निपटारा करने की आवश्यकता है। क्या लगता है BCCL पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, जो परिवार की चीख नहीं सुन पा रहा है? बिल्कुल, आज BCCL का जो रवैया है, विशेषकर जो खनन की जितनी भी परियोजनाएं झारखंड में कार्य कर रही हैं, वह बिल्कुल बहरी हो चुकी है। रैयतों के पक्ष में ना कुछ सुनना चाहती हैं और ना कुछ देखना चाहती हैं, केवल नियम कानून की बात करती है। और यहीं अगर रैयत ना होकर कोई किसी दबंग व्यक्ति हो, किसी दबंग लोगों से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तो तुरंत BCCL घुटने पर आकर बैठ जाती है। तो ये तो सच्चाई है। अब BCCL में एम्प्लॉय कम और दलाल ज़्यादा रह गए हैं। वहाँ एम्प्लॉय कम है और ज़्यादा गुंडे BCCL ने पाल कर रखा है। उसी का खामियाजा आज एक आम रैयत को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं उनको स्पष्ट चेताना चाहूँगा कि जब इंसान पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब धैर्य की सीमा समाप्त हो जाती है, तो एक प्रत्युत्तर होता है। और इस बार अगर प्रत्युत्तर हुआ इस राज्य में, तो हमें लगता है इसका भारी खामियाजाना विशेषकर जो है औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोग, खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों को भरना पड़ेगा। क्योंकि जनता आखिर कब तक डरी सहमी अपने आप को रखेगी? जनता आखिर कब तक कंप्रोमाइज़ करेगी? चलो जो हो रहा है हार मान लिए, जो हो रहा है होने दो, स्वीकार कर लिए। इनसे कहीं ना कहीं चुप्पी तोड़ेगी। और जब जनता सड़कों पर आएगी, जब जनता अपने हक अधिकार के लिए सामने आएगी, तो मुझे लगता है इस बार उन्हें भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। अभी तक नुकसान जनता ने चुकाया है, एक आम व्यक्ति ने चुकाया है, एक रैयत ने, एक विस्थापित ने चुकाया है। लेकिन जब इसका काउंटर होगा, प्रत्युत्तर दिया जाएगा, हमें लगता है इस बार इसका कीमत उन्हें भी चुकाना होगा, जिनके कारण आज इस राज्य की हालत बुरी है। अभी प्रबंधन से बात हुई तो क्या कुछ अपडेट है? क्या प्रबंधन आ रहे हैं, देखते हैं। स्थानीय प्रशासन के लोग आए हैं, प्रबंधन आ ही रहे हैं। 10-5 मिनट का समय उन्होंने लिया है। उसके बाद देखते हैं वार्ता में कहाँ तक बातचीत होती है। हम लोग अपने स्तर से तैयारी पूरी कर चुके हैं कि किन किन बिंदुओं पर हमें बात करनी है। तमाम जो कागज़ हैं उनको हम लोगों ने मंगवा लिया है। उनके आधार पर हम लोग टेबल डिस्कशन पर बैठेंगे। क्या जैसे जिनको जाना था वो तो दिवंगत हो गए, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए, उनका परिवार कैसे चले, इसकी एक पूरी व्यवस्था? बिल्कुल, मैं भी अभी वही, हम परिजन जो हैं, खासकर हमारी जो माताएं हैं, महिलाएं हैं पीछे, वो भी यही कह रही थी कि
3 दिन हो बोला हमने 3 दिन नहीं 30 दिन होगा। अब उस मृत शरीर के प्रति अब हमें भी मोह नहीं रखना है, चूँकि हम लोग मोह रखते हैं और पता चलता है फिर हम लोग मोह से मृत शरीर को लेके क्रियाक्रम कर देते हैं। क्रियाक्रम जैसे ही चिता की अग्नि शांत हो जाती है, आंदोलन भी शांत हो जाता है, मुद्दे भी शांत हो जाते हैं। इसलिए चिता को अग्नि अब तभी मिलेगी जब यहाँ वार्ता ठीक ठाक हो जाए। प्रतिदिन ऐसे परिवारों का मुंह देखना पड़ता है आपको, क्या नहीं, विशेषकर मुझे तो देखना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो विधायक होते हैं वो अपना क्षेत्र में देखते हैं, अपना क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, लेकिन हमें तो कम से कम 6-7 जिलों का भ्रमण करना पड़ता है और प्रतिदिन हमें एक ऐसी दुखदायी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिससे हम भी दुखी हो जाते हैं, हम भी मन कहीं ना कहीं व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है इन घटनाओं को देख कर, इन घटनाओं को अनुभव करके। तो लेकिन फ़िलहाल एक विधायक होने के नाते मुझे भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है और मैं संघर्ष के साथ प्रयास कर रहा हूं कि मेरी वजह से, मेरे कार्यों की वजह से कुछ अच्छा हो सके, तो वो मैं लगा हूं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि कम से कम जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको इस पर गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हुए इसका निष्पादन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो कोयला चोर है, गुंडे मवाली तबके से हैं, वो लोग तो सब काम करवा लेते हैं, उनको तुरंत अधिकार छीन कर ले लेते हैं, लेकिन जो लोग हैं इस तरह से परिवार बहुत जल्दी टूट जाता है। बिल्कुल, देखिए आम व्यक्ति जिन्होंने ज़मीनें दी हैं वो किसान परिवार के लोग हैं और किसान नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो, वो नहीं चाहता है कि हिंसा हो, उपद्रव हो, इसलिए वह उनकी ज़मीन छीनने के बाद भी शांति से ही बात करता है। यही अगर माफिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो उठापटक होती, हिंसा होती, आगजनी होती, माहौल गर्म होता, 144 लगता, अराजकता की स्थिति होती, अहिंसा की स्थिति होती और बीसीसीएल का बाप भी बैकफुट पे आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो किसान लोग होते हैं वो नुकसान नहीं चाहते हैं, वो सृजन, किसान का मतलब होता है सृजन करना, अनाज उत्पादन करना और उनका कैरेक्टर ही वही है। ज़मीन देने के बाद भी अगर झारखंड के किसान रैयत आज अगर मौन है, आज अगर चुपचाप 70 सालों से प्रतीक्षा में है कि कभी तो न्याय होगा, तो ये उनकी सहनशीलता को आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि धरती के बाद अगर कोई दुनिया में सहता है तो वो एक माँ सहती है और तीसरा कोई सह रहा है तो विस्थापित सह रहा है। ये 3 लोग ये 3 ही जो हैं जो हमें लगता है सहने की शक्ति इनमें है, धरती, दूसरी माँ और तीसरा विस्थापित। विस्थापित भी बहुत कुछ सहा है अपने देश में, अपने राज्य में जितना विस्थापितों ने सहा है, हमें लगता है कि और शायद कोई इतना हिम्मत कर पाएगा सहने का। यही अगर माफिया लोग होते, गुंडा लोग होते तो पटक के मार देते। और हम तो बार बार जादूदा ने जो कृत्य किया, मैं बिल्कुल खेद प्रकट करता हूं कि उन्होंने मैंने क्यों ऐसा निर्णय लिया, क्यों ऐसा सोचा। उनको अगर कुछ करना ही था तो प्रबंधन के लोगों के साथ मैंने उनको हिसाब किताब करना था। जाते जेल जाते 6 साल 7 साल बाद जब बाहर आते तो कोयला जगत के बहुत बड़े रंगबाज तो कहलाते हैं, क्योंकि रंगबाजी अब कोयलांचल का खून में भैया। रंगबाजी असंवैधानिक शब्द है, मैं एक विधायक होकर कह रहा हूं कि मैं ये गलत बयान दे रहा हूं। रंगबाजी एक असंवैधानिक शब्द है, अमर्यादित शब्द है, लेकिन मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है। जादूदा ने आज जो कृत्य किया उसके उल्टा उन्होंने जीएम के गाल में तमाचा मारा होता, 2-4 गो अधिकारियों को उठा के पटका होता, वो जेल जाते 4 साल 5 साल 6 साल बाद आते हैं और कोयला जगत के बहुत बड़े रंगबाज कहलाते हैं। मुझे आज बहुत खेद है कि हमारे बड़े भाई जादू जी ने जो कदम उठाया उसके लिए मैं अब कह क्या सकता हूँ। वो दुनिया में रहे नहीं, कौन लोग उनके साथ अंतिम समय में थे, किनसे उन्होंने बात करके इतना बड़ा कदम उठाया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो भी निर्णय अब वो तो चले गए, उस पर मुझे कहना भी क्या चाहूँगा। लेकिन भविष्य में अगर कोई ऐसा सोचे, जैसे डुमरी में सुखलाल महतो ने भी वीडियो से प्रताड़ित होकर आत्मदाह कर लिया, तो खुद क्यों जान दे रहे यार, उठा के पटक क्यों ना, अधिकारियों को पटक के मार दो ना, जेल जाओगे 4 साल 5 साल 10 साल बाद जेल से बाहर आओगे, ज़िंदगी तो रहेगा। तुम दूसरों के लिए अपनी लाइफ मत खराब करो, जो लोग तुम्हारी लाइफ खराब कर रहे हैं उनसे अब हिसाब करो यार। बहुत बुरा लगता है कोयलांचल में एक विधायक को ऐसा बयान देना पड़ रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ ये बयान उचित नहीं है, लेकिन मैं मजबूरी में ये बयान आपको दे रहा हूँ। एक अंतिम सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या जो 85-90 का दौर था उससे पहले जब बिरसा का उलगुलान जो था झारखंड में, वही उलगुलान फिर से एक और करने की आवश्यकता? देखिए, बिरसा का उलगुलान उस समय उद्योगों का आगमन नहीं हुआ था, तो इसी बिरसा के उलगुलान से ये उलगुलान भिन्न है। बिरसा जिस समय थे उस समय उद्योग का स्टार्टिंग हो रहा था, उस समय खनन क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली थी, क्योंकि खनन क्षेत्रों के बारे में जानकारी हमें 1913-15 के आसपास मिली थी शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो बिरसा के उलगुलान से भी प्रेरित होकर हमें एक नव उलगुलान की आवश्यकता है, जिसके प्रेरणा स्रोत बिरसा होंगे, जिसके प्रेरणा स्रोत निर्मल महतो होंगे। और इस राज्य को तो खासकर, अगर इस राज्य को खंडहर होने से, इस राज्य के लोगों को कंगाल होने से बचने और बचाने के लिए हमें लगता है कि उलगुलान की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें भय नहीं है। भय यहाँ आम व्यक्ति में है, भय एक सरल व्यक्ति में है, लेकिन प्रबंधन में भय नहीं है। उनमें भय किनका है? जो आरा बलिया से जो माफिया प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आए हैं उनका भय उनमें है, लेकिन झारखंड की जो रैयत है उनका भय उनमें नहीं है। इसीलिए उन्हें भयभीत रखना भी बहुत आवश्यक है। कहा जाता है भय बिना प्रीत कहाँ।
तो भय कभी कभी उचित है और मेरे हिसाब से उलगुलान के माध्यम से उनमें भय होना चाहिए। भय इस बात का नहीं कि गलत चीज़ों का, भय इस बात का कि वो गलत काम ना करे, भय इस बात का कि वो रैयतों को सताए नहीं, भय इस बात का कि विस्थापितों के साथ अन्याय ना करे। ये भय तो सिस्टम में बैठना चाहिए, मैंने होना ही चाहिए। अच्छा, जादू महतो परिवार का क्या मतलब मांगे हैं और कभी क्या? देखिए, फिलहाल मांगे जहाँ तक हमने बातचीत की, परिजनों से बातचीत की, परिवार के जो नौजवान लोग हैं उनसे बातचीत की, उनका मांग है कि 5 एकड़ के आसपास जो ज़मीन है जिसका अधिग्रहण किए बिना ही वहाँ खनन का कार्य हो रहा है, तो उसका यथोचित मुआवजा का मांग है। दूसरा, जादू जी एक निमिया बाबा कंपनी के माध्यम से यहाँ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे और उस कॉन्ट्रैक्ट से उनको हटा दिया गया, साजिश के तहत हटा दिया गया। बहुत सारा उनका पेमेंट का भुगतान नहीं हो पाया है, वो उनका सारा भुगतान हो और उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से विधिवत उनकी पत्नी या फिर उनके परिजन में से कोई चलाएं 10 साल तक, ये तय हो। और ये हमारी महत्वपूर्ण मांगे हैं। फिर मुआवजा हमारी मांग है कि जिनका मृत हुआ है, मृतक के आश्रितों को मुआवजा मिले। ये 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके लिए हम लोग अभी टेबल टॉक यानी डिस्कशन पर बैठेंगे। तो ये थे हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा जादू महतो के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और कुछ देर में बीसीसीएल प्रबंधन आएंगे और उनके साथ टेबल टॉक भी होगा और जो चीज़ें मुख्य बिंदु के तौर पर निकाली गई हैं उनको रखा जाएगा और उस पर डिस्कशन होगा और तब जा कर के कहीं न कहीं जो है वार्ता बनेगी। उसके बाद के जो अपडेट्स हैं वो हम आपको 11 स्कॉप्स के माध्यम से देते रहेंगे। 11 स्कॉप्स के लिए प्रभात रंजन की रिपोर्ट।